सिविक सेंस की बात करूं तो जो आपको क्या लगता है कि जो कोर प्रॉब्लम है वो क्या है? इनको आउट ऑफ इंडिया भेजो, इनको दुबई भेजो, सब पालन करते हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ डेजर्टेड एरियाज होते हैं, तो उधर भी कभी आपको कुछ वियर्ड, कुछ क्रीपी या फिर कुछ पैरानॉर्मल देखने को मिला है? तो चूंकि अंधविश्वास में थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो लोग है ना एक बड़वा करके उनके पास जाते हैं और वहाँ फिर किसी भी एक लेडी को कुछ फिक्स करके कि ये फलाना लेडी डायन है। मतलब हमारे है ना हनुमान जी हमारे इष्ट थे, हमारे हर जगह हमारे हनुमान जी होते हैं हमारे साथ। आपके पास कभी कोई ऐसी फनी या कोई वियर्ड, कोई शिकायत दर्ज? बोले मैडम वो सब तो ठीक है, तरबूज है ना खेत में पूरा पड़ा हुआ है और बोले मजदूर नहीं मिल रहा है मैडम काम करने के लिए। सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सुसाइड्स काफी बढ़ती है अब ये। सक्सेस को तो सब लोग एंजॉय करते हैं, कभी कभी जब आप अनसक्सेस होते फेल होते हो ना, तो उसको एडजस्ट और उसके साथ ही जीना भी सीखो। तुम्हारा आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन जितना भी साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, अगर आप रेशो निकालोगे ना, तो उसमें आपको 50% से ऊपर कंप्लेंट जो लालची लोग होते हैं ना उन्हीं के साथ हो रहा है। पुलिस को डर लगता है? हाँ, उस रात ने एक चीज बोली थी, पुलिस को मच्छर नहीं काटते, पुलिस को सांप नहीं काटते और पुलिस को भूत नहीं लगते। कुछ बातचीत सिर्फ सवाल जवाब नहीं होती, वो अनुभव, सीख और इंस्पिरेशन लेकर आती है। आज की बातचीत भी वैसी ही होने वाली है। हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी भूमिका सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं, वो जागरूकता फैलाने वाली एक आवाज़ भी है और सुरक्षा की एक मौजूद पहचान भी। आई वेलकम मिस सीमा अलावा जी। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के हमें आज अपनी प्रेरणा दी एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर यू टू हैव। थैंक यू सो मच। अब पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वर्दी के बाहर सीमा जी क्या है एग्जैक्टली? एक मजबूत इंसान बोल सकती हूँ अपने आप को। अच्छा। जो दूसरों की मदद करना चाहता है, और वर्दी में तो खैर हम लोगों को काम करते ही करते हैं जी। एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो एक आर्टिस्ट का मन थोड़ा साफ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा है ना क्रिस्टल क्लियर होता है, बेसिकली जो अंदर होता है वही बाहर है। तो मैम, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना क्या आपका शुरू से डिसीजन ही था या फिर आपके टाइम के साथ आपका डिसीजन बना? इसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगी कि जब मैं स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुआ, अब पूरा तो नहीं हुआ था लेकिन 9th 10th तक आ गए थे। अब हमारे समय में ये 10th मतलब अच्छा खासा है ना एक मार्जिन था, या एक बोलते हैं आपको ब्रेक इवन था, जिसमें आप तय कर लेते हो कि आप पीएमटी दोगे, पीईटी दोगे, आप कहाँ जाओगे। तो जब मैंने 9th अपना क्लियर किया था, मेरे पापा चूँकि सेल टैक्स गवर्नमेंट में थे, सेल टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि तेरे को पीएससी देनी है। तो जब मैं 9th में थी तब मेरे पीएससी का सब्जेक्ट डिसाइड हो चुके थे कि मेरे को इन सब्जेक्ट को लेके मेरे को पीएससी क्लिक करनी है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि चाइल्डहुड मेरा ड्रीम था, लेकिन मतलब दिमाग में क्लियर था कि मुझे पीएससी क्लियर करनी है। तो बस इसी के चलते मैंने ना अपना ग्रेजुएशन और जो पीजी था वो मैंने आर्ट्स से लिया। मैंने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ा उसी के कारण, और इसी के कारण मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा, तो कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आई जो आप बताना चाहें कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम? हाँ, डिफ़िकल्टी तो इसलिए नहीं आई मेरे को क्योंकि मेरे को मेरी लाइन क्लियर थी। अच्छा। अदर देन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। आजकल जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं ना, चार हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब क्लियर था कि पीएससी आपको देनी है, इसी पर्पज़ से मैंने सब्जेक्ट तय किए थे। इवन जब मैं ना ग्रेजुएशन में जब पढ़ रही थी, तो मैंने तैयारी की थी पीएससी के हिसाब से। तो मेरा जो इकोनॉमिक्स था, मतलब जो पीजी लेवल पे जब जो पढ़ाई करनी होती थी, वो मेरी ग्रेजुएशन में हो चुकी होती थी। मतलब इवन मेरे टीचर्स मेरे को बोलते थे कि ये जब पीजी करेंगे ना, तब ये इस टाइप का आंसर लिखना है, अभी अपने को बीए के हिसाब से लिखना है, थोड़ा शॉर्ट लिखना है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी सब बच्चों को कि आप जो भी कुछ करें, आपका अगर फोकस बिल्कुल क्लियर है, आपका एम बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो आपके करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपको पर्सनली टच किया हो? अगर मैं याद करूं तो मेरा 28 ईयर्स का जॉब हो गया है। 2015 में अगर याद करती हूँ जैसे पुराने केसेस ना, तो मेरे को 2015 का एक पेटलावत ब्लास्ट याद आता है। बहुत बड़ा है ना ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर 89 डेथ्स हुई थी और 100 से ऊपर घायल थे। और पेटलावत बहुत छोटा सा कस्बा था,
8:20 पे है ना विस्फोट हुआ था। 8:45 तक हम लोग ऑन स्पॉट थे। हालांकि हमारे यहाँ से काफ़ी है ना टाइम लगा था सब मैनेज करने में, लेकिन पब्लिक ने बहुत हेल्प किया था उसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट डील करने का ना तो हमारे पास कोई अनुभव था, नंबर एक चीज़, और ना कभी इससे पहले हमने देखा सुना था। आपका जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उस वक्त तो हम बहुत है ना छोटे थे, तो सिर्फ सुनते थे, ठीक है, लेकिन लाइफ में कभी ऐसी चीज़ डील कर पाएंगे ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन बोलते ना पुलिस में कभी केस आते हैं सडनली आते हैं, लेकिन उस वक्त जो जज्बा था लोगों का एक दूसरे की मदद करने का, हमारी मदद करने का, हमारे पुलिस फोर्स ने जो उस समय काम किया, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट एक लाइन पे था, एक आवाज़ पे था कि जिसको जो बोला वो उसने किया। मतलब जो एक लाइनअप होता है ना वो बहुत अच्छा था। तो मेरे मन में पब्लिक के प्रति कि और मेरे में पुलिस के प्रति, क्योंकि हम चूँकि सोसाइटी में से ही हम लोग निकले हुए हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, इवन सोसाइटी में भी दोनों टाइप के लोग होते हैं। तो एक परसेप्शन बनता है ना, तो वो परसेप्शन मेरा ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और एटलीस्ट मेरा पुलिस में भी ऐसा है कि पुलिस में भी जो 100 टाइम्स में 99% है ना काम करते ही हैं सब अपना। एक आध % होते हैं थोड़ा सा मिसचीवियस, सोसाइटी में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, लेकिन समय आता है तो सब लाइन अप हो जाते हैं। जी। तो एक मतलब एक नोशन शायद से अभी क्रिएटेड है, जैसे हमने मूवीज में देखा है या फिर आप देख लीजिए कि क्राइम पेट्रोल वगैरह में, कि कुछ पुलिसमैन ऐसे दिखाए जाते हैं कि जो लोग कि आप अंडर द टेबल आप दीजिए फिर उसके बाद ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बोल रही हूँ ना, आपने जो पुरानी मूवीज जितनी भी देखी होगी उसमें सिर्फ आपको खराब पुलिस ही दिखाई थी। पुलिस का परसेप्शन तो मुझे लगता है OTT ने चेंज किया है। जैसे आपका दिल्ली क्राइम के दोनों तीनों जो सीजन जितने भी आए ना उसमें पुलिस का एक अच्छा रोल दिखाया है। और इवन वो रोल दिखाया नहीं है, लिटरली जब है ना हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसमें रियल लाइफ को टच करती है। तो एक ऐसा फेस है जो पुलिस ने का कभी जनता ने देखा ही नहीं था। तो मुझे लगता है अभी आजकल की मूवीज़ और प्लेटफॉर्म में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो ये पुलिस की इमेज बिल्ड करने के भी काम आता है। अगर मैं सिविक सेंस की बात करूं तो जो आपको क्या लगता है कि जो कोर प्रॉब्लम है वो क्या है, कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे लोगों में सिविक सेंस? ये आपका जगह पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, यही सिविक सेंस जो लोग यहाँ पालन नहीं करते हैं इनको आउट ऑफ इंडिया भेजो, इनको दुबई भेजो, सब पालन करते हैं, वहाँ कोई है ना इशू नहीं है। सारा प्रॉब्लम अपने है ना यहीं का है। इवन मैं बताऊँ ना, जैसे सफाई की बात करते हैं तो जैसे हमारा इंदौर 7वीं 12वीं बार सफाई में आया है, तो एक सेंस आया ना करते 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 करते, है ना, मतलब देखने वालों के लिए भी आया, करने वालों के लिए भी आया। और मतलब हम जब किसी को कुछ गड़बड़ करते देखते हैं ना तो हम टोक भी देते हैं, और इंदौर वाले बाहर जाके भी टोक देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसे ही आप है ना, जैसे बेंगलोर आप कभी गए हो तो बेंगलोर में आपका मुंबई में आ गया है, उनको पता है कि अगर हमने ये इसका पालन नहीं किया तो हम ऑलरेडी हम खुद ही लेट होंगे। तो ये वाली स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर तो 100% हम कर पाएंगे। जैसे आपका बेंगलोर में 100% वहाँ जाओगे तो आपको पीछे वाला बंदा भी हेलमेट पहने हुए दिखता है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें जब हम 7वें नंबर पे आएंगे तो 1-2 साल में मुझे लगता है इस चीज़ को भी हम अचीव करेंगे। क्योंकि अभी इस पे शायद एक ये भी है ना कि हम इंदौर वाले जितने भी हैं तो फिर एक फोन लगाया कि मेरे वो रिश्तेदार हैं। आजकल नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं, आजकल नहीं, होता तो है लेकिन आजकल हम नहीं सुन रहे। अच्छा, हमने कहा पहले चालान भरो, पैसे दो, है ना, उसके बाद बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ना हर लेवल पे है, लेकिन अब चूंकि सोसाइटी में है, पुलिस भी सोसाइटी का ही पार्ट होती है, तो ये सब चीज़ें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ी सी और तादाद बढ़ने दो कि आदमी अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो 100% ये आएगी बात। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग मैम ऐसे भी होते हैं ना कि एक छोटी सी बात है कि चलिए 100-200 रुपए देने हैं, उसमें ही एक किसी बड़े व्यक्ति को फोन कर दिया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। बड़ा व्यक्ति भी एंटरटेन करना बंद कर दे जी, थोड़ा सा बुराई तो लेनी पड़ेगी, है ना, तब जाके चीज़ें सीक्वेंस में आएगी। मैम अगर आपको मौका मिले कि तुरंत ही एक रूल निकालना है देश के लिए, तो वो कौन सा रूल होगा और क्यों? अगर मुझे मौका मिले जी, और तुरंत ही करना है ना, तो जब अब चूंकि पुलिस में हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वही विज़न आता है। सबसे पहले मैं हेलमेट है ना मैंडेटरी करूँगी। अच्छा,
नंबर एक चीज़ है ना, ओवरलोडिंग और जो ट्रिपल चलता है वो सबसे पहले उसको है ना करूँगी। और अगर अदर देन पुलिस सोचोगे जी। तो मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंपलसरी कर दूँगी अच्छा, फॉर एवरीवन। ये क्यों? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंपलसरी करने से जी। जो मुझे लगता है जो ब्लैक करेंसी का जो प्रॉब्लम है, जो करप्शन का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, चूँकि मैं एमफिल किया है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ, इकोनॉमिक्स जानती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो मैम जो जितनी भी यंग जनरेशन है, तो फिर वो मतलब पुलिस को ऐसे देखती है कि वो बस एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। तो आप क्या चाहेंगे कि मतलब जो यंग माइंड्स हैं वो किस तरह से आपको परस्यू करें कि पुलिस हैं तो कैसे देखें आपको? पुलिस से क्या प्रॉब्लम है सबको? आप 3 लोग जा रहे हो, जी। पुलिस आपको रोकेगी। आप बिना हेलमेट जा रहे हो तो पुलिस आपको रोकेगी। बिल्कुल। आप अनऑथराइज तरीके से आपका लाइसेंस नहीं, आप गाड़ी चला तो पुलिस आपको रोकेगी। जी। और स्पीडिंग करोगे तो पुलिस आपको रोकेगी। रॉन्ग से मतलब आप जो भी कुछ गलत करोगे तो आपको रोका ही जाएगा। ठीक है, आपकी स्वच्छंदता, आपकी स्वतंत्रता, इसको जिसने भी, आपके माँ बाप अगर रोकेंगे तो आपको माँ बाप बुरे लगते हैं, तो पुलिस का तो जेन्युइन ही है कि वो बुरी लगेगी ही, है ना। लेकिन पुलिस को ये काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा काम है सोसाइटी को सिक्योर करना। आपकी एक गलती से किसी दूसरे का कोई बच्चा ख़त्म हो सकता है, किसी दूसरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ओवर स्पीडिंग से जो पैदल आदमी जा रहा है, जब गरीब जिसका कोई लेना देना नहीं, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है वो आपके उसके परिवार का इकलौता कमाने वाला हो। तो आपके एक छोटे से शौक में आपने इन दोनों में भी घटनाएं सुनी भी होगी, अभी लास्ट ही है ना 2-4 महीने में हुई है। ठीक है, आप ड्रिंक करके आप तो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने हाईवे पे चले गए, आपने ओवर स्पीडिंग कर ली, लेकिन आपके सेलिब्रेशन में बाकी लोगों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के हित में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पुलिस के इस काम को सोसाइटी के फेवर में काम कर रही है वो, ये मान लेंगे ना जिस दिन हम लोग ना, तो उस दिन जो थोड़ा सा जो आपस का क्लेश है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर है ना, ये होता है कि जैसे हम लोग चेकिंग में रोकते हैं, अभी जैसे आपकी ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग चलती है, फिर आपका न्यू ईयर पे चेकिंग चलती है, तो वो करने के पीछे हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं नेसेसरी। ठीक है, हमारा पर्पस ये होता है कि आप 10 लोग तो जो ठीक ठाक हो, लेकिन आपके 10 के अंदर 2 लोग ऐसे निकलेंगे जो कि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन उन 2 को पकड़ने के लिए हमको 10 को चेक करना पड़ता है। तो ये वाला जो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ना, ये अब हमें कैसे पता होगा? जब तक हम सबको चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं मालूम पड़ पाएगा ना। अगर कोई 2 चोरी की बाइक है, ठीक है, तो जब तक 10 है जो नॉर्मल जिनके पास ऑथराइज पेपर है, उनको चेक करेंगे तभी तो उसमें वो 1 या 2 पकड़ में आएंगे। तो ये हमारा बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी बोल सकते हो उसको, हमारा प्रोसेस बोल सकते हो। इस चक्कर में जो 8 जो परेशान होते हैं ना, वो हमारा माइंड से हाँ, कि पुलिस है ना परेशान करती है ना। लेकिन आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि कभी है ना इससे चोरी के वाहन भी पकड़ में जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो इलीगल काम करने वाले हैं, ड्रग्स हैं, आर्म्स हैं, ये भी पकड़े जाते हैं। तो ये हमारे को ऐसे ही पकड़ में आते हैं। तो बेसिकली ये हमारा काम है। हमारा काम उन 8 लोगों को परेशान करना नहीं है। हमारा टारगेट वो 2 लोग होते हैं, लेकिन उन 2 लोगों के चक्कर में हमको ये काम करना पड़ेगा। तो ये परसेप्शन जो है पुलिस का, ये आपको समझना पड़ेगा सोसाइटी को कि हम ये क्यों करते हैं। तो आपके पास कभी कोई ऐसी फनी या कोई वियर्ड कोई शिकायत दर्ज हुई हो जहाँ पे आपको एकदम सीरियस रहना पड़ रहा हो और आप अंदर से एकदम हंसी आ रही हो, आपको ऐसा कुछ हुआ? कोविड के समय से आया है। अच्छा। हाँ, 2 साल या जो कोविड का निकला, हमारा खंडवा पोस्टिंग था, तो जनवरी लॉकडाउन, उन्होंने पहला लॉकडाउन खंडवा में मेरा जस्ट ज्वाइन किया था, तब लगाना पड़ा था। और चूँकि वेबसाइट पे स्टार्टिंग था तो नंबर है ना डले थे, तो एज ए पुलिस ऑफिसर का सबसे पहला नंबर मेरा ही था। कलेक्टर मैडम का नंबर था, मेरा था, एसपी साहब का नंबर नहीं था किस्मत से। तो बहुत फ़ोन आते थे, तो मैं खाने वाली मैडम के नाम पे फेमस हो गई थी। तो जिसको भी खाने का रिक्वायरमेंट होता था या कोई भी समस्या हो तो वो, और एटलीस्ट तब हम इतने जज्बे के साथ काम कर रहे थे कि हम सारे फ़ोन कॉल पिक करते थे। तो एक किसान का किसी का फ़ोन आया था, उसने कहा कि बोले मुझे लगा खाने का रिक्वायरमेंट कुछ, बोले मैडम वो सब तो ठीक है, तरबूज है ना खेत में पूरे पड़े हुए हैं,
और बोले मजदूर नहीं मिल रहा है मैडम काम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 घंटे का समय दे। मैंने कहा मैं अपना फोर्स इकट्ठा करती हूँ, फिर आते थे तरबूज निकालते हैं। उसका प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ रहा था, ठीक है, कि वाकई में मजदूर नहीं मिल रहे थे। एक किसान की फसल पूरी सामने पड़ी हो, वो बर्बाद हो रही है, उसको दिख रही है ना, तो उसका हेल्प मांगना बिल्कुल नेचुरल था, ठीक है। मैं मिसबिहेव नहीं कर सकती थी, गुस्सा तो आया, तो मैं बहुत पेशेंस रख के ये उसको जवाब दिया था कि रुक, मैंने कहा मैं करके आती हूँ। फिर है ना, फ़ोन रखने के बाद फिर मैंने अपने लोगों को बताया, मैंने कहा बताओ लोग पुलिस से क्या क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है। तो आपने उनकी फिर मदद करने के लिए भेजे थे अपने फोन से? क्योंकि ना हमारा हम पूरा लॉकडाउन करके बैठे थे, नंबर एक चीज़ है ना, मतलब सिर्फ पुलिस ही बाहर थी, लेकिन पुलिस भी इतनी फ्री नहीं थी कि किसी खेत में से जाके तरबूज तुड़वा दे। हमने बहुत मदद की सबकी, हमने ना खाना खिलाया लोगों को, हमने कपड़े, इवन कुछ कपड़ों का, हमारे कुछ मजदूर निकले थे तो उनके लिए कपड़े नहीं थे। तो आप सोचो कि हमने फिर अपने पुलिस स्टाफ ने, हमने ना 45 से 60 साड़ियाँ हमने इकट्ठी करी, जब उनको हम दे पाए एक साड़ी उन महिलाओं को जो जितने मजदूर थे। लेकिन एटलीस्ट जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पीछे पूरी सोसाइटी ने स्टार्ट किया, और आप यकीन मानिए हमने 5 से 7 हज़ार साड़ियाँ हमने पूरी खंडवा से कलेक्ट करके उन लोगों को बांटी थी। खाने का प्रॉब्लम हुआ, कुछ ट्रेन वहाँ जंक्शन पे रुकी थी तो खाने का थोड़ा सा इशू हुआ था, हालांकि प्रशासन ने उनके लिए अरेंजमेंट किया था, लेकिन जब वो ख़त्म हो गया तो फिर एटलीस्ट हमने कंट्रीब्यूशन करके फिर हमने उनके लिए किया। तो वो समय तो मैंने लगता है कि कोविड का एक समय था, ऐसा था कि हर आदमी एक दूसरे के लिए मदद करने को तैयार था, तो वो एक अच्छा समय था। कुछ है ना ऐसी तब तक जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बोर हो रहे घर पे है ना, कुछ को बाहर घूमने जाना है, तो तब बहुत कुछ से सुनने को मिले। उसमें से एक अभी मुझे याद आया था, आपको बताया। मैम कई बार आप नाइट ड्यूटी में भी रहे होंगे, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ डेजर्टेड एरियाज होते हैं, तो उधर पे कभी आपको कुछ वियर्ड, कुछ क्रीपी या फिर कुछ पैरानॉर्मल देखने को मिला है कभी? एक्चुअली नाइट पेट्रोलिंग और नाइट गश्त तो हमारा है ना बेसिकली जॉब ही है ना। तो जब तक पुलिस में नहीं आए तो उससे पहले ज़रूर रात को 11-12 बजे निकलने में डर लगता था। फिर चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, और जैसे कुछ एरिया, जैसे मेरा खंडवा वहाँ था पोस्टिंग, खरगोन पोस्टिंग था, तो उस दिन आप जिस रात में नहीं निकलोगे उसी रात को आपको ट्रक कटिंग होती थी। तो हम 4-4:30 बजे आके 5:30 बजे खाना खा के हम सो जाते थे, तो हम उठते थे 11 बजे, फिर हम 12 बजे तक हम निकलते थे और सुबह आते थे 5-5:30 बजे, और है ना 1-2 घंटे सो के फिर अपने दिन भर के काम में लगते थे। तो हमारा रूटीन था, मतलब ये जैसे अब गश्त होती है तो रहता है ना वीक में एक दिन आपको गश्त करनी है, जैसे इन दोनों में भी चलता है कि जैसे एक डे होता है जिस दिन मेरी गश्त होती है, तो रात को 12 बजे जाना है, 5 बजे वापस आ जाने का। लेकिन वहाँ हम जिस दिन हम नहीं निकलेंगे ना, तो वो 100% कटिंग होती थी, इसलिए हम स्वमोटो हम निकलते थे, उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता था। मैंने आज नहीं निकलेंगे तो 100% का भी अभी ये भी हुआ कि हम गश्त में पता चला हम इस रोड पे हैं लेकिन कटिंग उस रोड पे हो गई, है ना। तो चूँकि जिसने पूरी रात ही बाहर निकाली हो उसको फिर क्या ना डर। तो जो पुलिस के बाहर हैं हो सकता है उनके लिए दिक्कत हो, लेकिन पुलिस नहीं डरती रात को। अच्छा, मतलब आपका कुछ ऐसा कभी इनकाउंटर हुआ है या फिर कोई ऐसी आपको कंप्लेन आई हो कि मैम इधर पे कुछ है या फिर कुछ हुआ? अरे ये ऐसा होता है, जैसे मैं बोलूँ हुसैन टेकरी है आपका रतलाम में, हुसैन टेकरी में पर्टिकुलर कोई डेज है 5 दिन, तब है ना जितने भी मेंटल डिस्टर्ब और जो भूत बाबा वाले सब है ना वो वहाँ आते ही आते, नहीं भी कर 5 लाख का क्राउड होता है। मतलब एक जो डिस्टर्ब बोलते हैं या जिसको बाबा जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ 3 लोग उसको संभालने वाले। तो वो मैंने 5 साल कंटिन्यू ड्यूटी करी वहाँ पे हुसैन टेकरी पे, मेन है ना जो चूल होता है ना उसके ऊपर। तो वहाँ सब यही बोलते थे कि ना चाकू लेके जाना, राई लेके जाना, भूत लग जाता है, लेकिन 5 साल में तो नहीं लगा। तो इसलिए मेरे मन में वो अब चीज़ बिल्कुल भी है नहीं, और मेरे मन में क्या किसी भी पुलिस के लिए नहीं है, और पुलिस के लिए तो आशीर्वाद है ये। मतलब हमारे है ना हनुमान जी हमारे इष्ट थे, हमारे हर जगह हमारे हनुमान जी होते हैं हमारे साथ, तो हम बिल्कुल मानते हैं कि पुलिस को है ना कोई भूत लगता नहीं है और पुलिस को कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। मैम ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जहाँ पे आप एकदम भी अफेक्ट नहीं हुए हैं बट पब्लिक का कोई अफेक्ट हुआ हो पैरानॉर्मली? इसको मैं याद करूं तो अलीराजपुर ज़िले और झाबुआ ज़िले के केसेस हैं ऐसे। वहाँ क्या होता है कि चूँकि एजुकेशन बहुत कम है ना,
तो वहाँ जैसे कुछ है ना, किसी की ज़मीन में कुछ फसल नहीं हुई, किसी के घर में कुछ अकाल मृत्यु हो गई, या किसी के यहाँ कुछ बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो चूँकि अंधविश्वास वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो लोग है ना एक बड़वा करके उनके पास जाते हैं, और वहाँ फिर किसी भी एक लेडी को कुछ फिक्स करके कि ये फलाना लेडी डायन है ना, उसमें कुछ भी है ना कारण बता देंगे, उसके दांत बाहर हैं, मान लो कोई एक कुछ ऐसा कुछ करते हुए देख लिया, या तो वो एक उनके दिमाग में बैठी कि फिर सब मिलके उसको एक डायन घोषित कर देते हैं। हाँ, फिर उसके साथ अत्याचार भी होते हैं, कभी कभी उसको गांव से बाहर भी निकाल देते हैं। इस टाइप का कुछ कुछ होता है। उसके लिए हमने मतलब कुछ हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने एटलीस्ट उन महिलाओं से जाके बात भी की थी और उनको रिहेबिलिटेशन का कोशिश भी किया था। इवन कुछ केसेस हमने निकाल के हमने उनमें कारण भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। जैसे चूँकि है ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन होता नहीं है, तो उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि ये किस चीज़ से है ना मृत्यु हुई है। जैसे हुआ ना कि कभी पता चला कैंसर 4 स्टेज पे था, हॉस्पिटल ले गए, 2-4-5 दिन हुआ और ख़त्म हुआ, तो वो बिल्कुल मान लेते हैं कि बीमारी से नहीं मरा है, ये किसी ने कुछ कर दिया इसको। हर चीज़ के पीछे वो मोटिव वो उसी को बनाते हैं। जैसे अपनी फसल नहीं ठीक हुई है ना, फसल ठीक नहीं तो अपनी मिट्टी की चेक नहीं कराएंगे वो अब तय कर लेंगे यार सबके यहाँ हो रही है, मेरे यहाँ फसल नहीं हो रही, मेरे यहाँ किसी ने कुछ कर दिया, फिर वो जाएंगे किसी को भी एक आध फिगर आउट करके फिर उसको फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश की थी, क्योंकि ट्राइबल्स लोग थे, उनको उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की थी। ये तो नहीं बोलती कि हम उनका माइंडसेट चेंज कर पाए, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन है कि हमने कोशिश की। मतलब उनका जो अंधविश्वास है वो उस लेवल पे है हाँ, कि एकदम से चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। नो डाउट अभी यंग जनरेशन आ रही है, बच्चे पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, सिटी में आके पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी, लेकिन समय लगेगा। मैम एक सभी का सवाल है ये तो कि आपका ऑनेस्ट आंसर क्या होगा इस पे कि पुलिस को डर लगता है? नहीं, किससे भी नहीं लगता है। किससे तो क्या बोलूँ, जब हमारा ट्रेनिंग होता है स्टार्ट में तो हमारे सागर में ट्रेनिंग हुई थी जी। तो हमारे मच्छर बहुत होते थे और कभी कभी सांप भी निकल जाया करते थे। तो सुबह उठ के हमने अपने उस्ताद से कंप्लेन किया था। हमारे उस्ताद ने एक चीज़ बोली थी, एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, अपने को हमेशा डिपार्टमेंट में ही लेना है। पुलिस को मच्छर नहीं काटते, पुलिस को सांप नहीं काटते, और पुलिस को भूत नहीं लगते। तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ऐसा कभी तुम्हारे साथ होने वाला है। और चूँकि हमारे उस्ताद ने बोला, हमने मान लिया, और 28 साल में तो आज तक ये हुआ नहीं क्योंकि हम नाइट ड्यूटी भी करते हैं, है ना। जब सब भूत बाहर होते हैं ना, उस वक्त पुलिस बाहर घूम रही होती है, काउंटर होने ही होना है, ठीक है। तो हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन हमको कोई इस टाइप का कभी फेस कुछ हुआ नहीं। और जहाँ सांप काटने का है तो जंगल में सब जगह मैंने पुलिस को घूमते हुए देखा है, लेकिन पुलिस के साथ प्रिकॉशन भी वैसे चलते हैं। जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, तो जो हम जंगल में रुकते थे ना, तो एक कैनाल बनाई जाती थी, तो सांप है ना उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं आ सकता था। तो ये सब साधन है। इवन कभी आपको है ना, हमारी जो कैप होती थी उसके अंदर ऐसी 2 स्टिक लगाई जाती थी उसके साथ में, कि आप वो सांप काट भी लेगा तो आप फटाक से कैसे जहर बाहर कर लोगे। हाँ, ये सब चीज़ें हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो इसलिए सांप भी नहीं काटता पुलिस को, और पुलिस को भूत भी नहीं लगता और इसलिए पुलिस डरती भी नहीं है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि मतलब कभी भी सांप नहीं काटेगा। तो ऐसा कभी भी किसी हुआ भी नहीं है? मैंने तो सुनने में नहीं आया। और जब हमारी ट्रेनिंग थी, जब ये आपका ओंकारेश्वर का जो कोठी कैंप है, वहीं पे हमने 1 महीने का हमारा ट्रेनिंग हुआ है, तो हम जंगल में ही रहे थे। तो ऐसा तो होगा नहीं जंगल में सांप नहीं होते, लेकिन जहाँ हमारा टेंट लगा था, हमारे टेंट के आसपास पूरी की पूरी एक सी नाली बनती है, वो हमें खुद नहीं बनवाई थी हमसे, है ना। तो सांप उसको क्रॉस करके बोले तुम्हारे तक नहीं आएगा, आएगा तो भी देख के वहाँ से चले जाएगा। और खुदा ना खास्ता काट ले तो एक केप में 2 लकड़ियाँ लगी हुई ना, इससे आपको जहर निकाल लेने का, उसका खत्म बात। हम इतने आवर्स के बाद तो एक लगता है ना कि अपन घर जाए तो अब शायद शांति मिलेगी। तो अपनी हैवी ड्यूटी और आपका जो पीस है, तो इसको मेंटेन कैसे करती हैं? एक मेंटल पीस हो गया और एक आपका ड्यूटी है, ड्यूटी आवर्स। अब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दिया आगे का। हाँ, मतलब अपना मतलब लोग जनरली 70 साल का प्लान करके चलते हैं, इसके बाद ये 25, मैं बोलूँ ना, जैसे यंग जनरेशन तो बहुत करती है, 25 साल तक मेरा जॉब लग जाना चाहिए, 27 साल तक शादी हो जाएगी, इतने में बच्चे सेटल हो जाना चाहिए, है ना। अब मैं ये मानती हूँ कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है ना। आपको यही नहीं पता कि आज हम बात कर रहे हैं, कल हमारा दिन क्या होने वाला है।
और मैं बोल रहा हूँ कोविड के बाद तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। और एक चीज़ वो समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा है ना सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या हाथ में जो आज जो काम है, जो आज का दिन है, आप बहुत अच्छे से निकाल लो। जो अपने आसपास है उनका ध्यान रख लो। बहुत लंबा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लानिंग किसी और ने करके रखी है आपके लिए, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, एक चीज़। दूसरा है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन मुझे लगता है कि थोड़ा सा करना चाहिए। कभी कभी खाली भी बैठना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम थोड़ा भी जब भी फ्री होते हैं तो एक तो फटाक से हम है ना मोबाइल उठा लेते हैं, रील है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सब चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एकदम, जिसको बोलते हैं ना वेल्ले होना, ऐसा है ना रहोगे ना तो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जब गाड़ी में बैठो तो थोड़ा सा मोबाइल छोड़ के ज़रा अगल बगल की हवा, पेड़ पौधे देख लो तो भी अच्छा लगेगा, एक चीज़। और आपका जॉब नो डाउट है ना कि थोड़ा सा पुलिस का जॉब है तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक तो होता ही होता है। लेकिन ये मेरा जो पेंटिंग है ये मेरे इसी स्ट्रेस को कम करता है। हाँ, जैसे आपका कोई भी आप कोई गेम खेलोगे, है ना, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हो, चाहे क्रिकेट खेलते हो, मोबाइल गेम की बात नहीं कर रही मैं, है ना, ऐसे कोई फिजिकल कोई एक गेम खेलोगे तो, या कोई आप पेंटिंग करोगे, या कोई भी जैसे बोलो कोई अगर कोई किसी को गार्डनिंग का शौक है, कुछ भी अगर करोगे तो ये 100% जो आपका जो काम का स्ट्रेस है या कोई और स्ट्रेस है उसको कम 100% करेगा। जी। और एक ये भी होता है ना कि शायद से पुलिस जो होते हैं उनमें ये भी बोला जाता है कि उसमें इमोशंस नहीं लाने हैं। जैसे कोई केस है कुछ गंभीर हो गया, हाँ, ये एक्चुअली क्या, देखो हम समाज का ही पार्ट है, तो नो डाउट है ना, जब भी कोई कोई तकलीफ में होता है, कोई प्रॉब्लम में होता है, तो हो सकता है कोई 70% है ना किसी को बुरा लगे, किसी को कुछ कम ज़्यादा होगा इमोशंस का। लेकिन ये ज़रूर होता है कि है ना हम उससे इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, एक बात। लेकिन हमारे पुलिस में ये हमको सिखाया जाता है कि सामने वाला दुखी है, आप भी उसके साथ दुखी हो जाओ। वो है ना संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता वो है कि आप उसकी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉर्ट आउट करो और उसकी प्रॉब्लम में कितनी जल्दी हेल्प कर पाओ। तो जो आपकी जो हेल्प होगी वो आपकी एक्टिवनेस से आएगी, वो आपके काम से आएगी, है ना। तो वो हमको ज़रूर करनी चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलूँ हमका पेटलावत ब्लास्ट ही हुआ, अगर मैं बोलूँ ना इतनी तकलीफ़ थी, इतना दर्द था उस स्पॉट पे कि अगर मैं भी उनके साथ अगर परेशान हो जाती तो मैं काम ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो मैं बोल रहा ना थोड़ा सा उस वक्त आपको इन सब से चीज़ों से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है ना, तो आप डील कर पाते हो उसको। तो मैम आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग पिथौरा आर्टिस्ट और एक सोसाइटी रिवाइवल का हिस्सा भी हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो बहुत फ्री होता है, राइट, एकदम फ्रीडम के साथ वो पूरी अपनी जो भी बोलने की इच्छा रखता है वो बोल देता है। पुलिस के पास एक ऐसा है कि कुछ रुकावटें होती हैं कि आप इधर पे इस जगह वो सब नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते। तो कभी आपकी वो दोनों पर्सनालिटीज क्लैश करी हो? बहुत होती है। और है ना, चूँकि मैं पुलिस ऑफिसर पहले हूँ जी, मेरी रोजी रोटी मेरी पुलिस से ही आती है, ठीक है, सैलरी मुझे पुलिस डिपार्टमेंट देता है, तो मेरा 100 टाइम्स कमिटमेंट मेरा पुलिस की जॉब के लिए है, ठीक है। आर्टिस्ट नो डाउट हूँ, बना रही हूँ, है ना, मुझे डिपार्टमेंट ने भी इतनी फ्रीडम दी हुई है कि जब मुझे समय मिलता है तो मुझे कभी रोकता कोई नहीं। लेकिन चूँकि जॉब पहले है वो टॉप प्रायोरिटी पे है, और चूँकि डिसिप्लिन वाला डिपार्टमेंट है तो इसलिए जो भी कुछ करना पड़ता है डिसिप्लिन में करना पड़ता है। एज ए आर्टिस्ट अगर मैं अपना कोई शो करती हूँ या कुछ एग्जीबिशंस लगाती हूँ तो उसके लिए भी बाकायदा मैं अपने सीनियर्स को इंटीमेट करके जाती हूँ कि मैं छुट्टी लेकर बाकायदा कायदे से। तो और चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट एक डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट है ना, यहाँ मतलब आपकी पद से की ही सीनियरिटी चलती है, यहाँ एज का कोई बार नहीं है ना। तो वो हमारे यहाँ मेंटेन करना पड़ता है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, जिसके कारण हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेटरी चीज़ है, तो उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो हम 24 आवर्स, चूँकि हम जैसे जॉब करते हैं तो इसलिए हम 24 आवर्स सबसे पहले हम पुलिस ऑफिसर। तो मैम ये झाबुआ से शुरू हुआ आपका जो आर्टवर्क है वो आज 200+ आर्टवर्क्स यूनिसेफ तक मतलब पहुंच गया है अब तो, और राष्ट्रपति भवन में भी आपकी पेंटिंग लगाई हुई है। जी, राष्ट्रपति मैम को मैंने दिया था। जी, तो मतलब इसको अगर अपन एक इमोशनल लेंस से देखें
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट कब आया कि ये सिर्फ मेरा हॉबी नहीं है, ये एक लेगेसी बनाना चाहती हूँ बस? शुरुआत तो ऐसे हुई थी इसकी कि एक ब्लाइंड मेडिकल स्पॉट पे उसको देखा था। फिर हमको लगा चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने हेडक्वार्टर वालों को आइडिया नहीं है पिथौरा का, तो पिथौरा इनको दिखाते हैं क्या है। तो स्टार्टिंग था तो हमको ज़्यादा कुछ अच्छे से आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, लेकिन कुछ सोच की कोशिश नहीं की थी, है ना। बनाते रहे, शौक था। फिर यूनिसेफ ने मांगा, यूनिसेफ को दिया, फिर एसपी ऑफिस में लगा, ऐसे करके बनता गया, लगता गया। फिर ये हुआ कि उसकी वर्कशॉप फिर हमारे पुलिस लाइन की महिला बोली मैडम हमको भी सिखा दो। हमने कहा चलो एक पिथौरा तुम्हारे घर में भी हो जाएगा। फिर हमने इसकी वर्कशॉप भी लगा दी, सिखाया भी सही। शुरुआत की इसकी जर्नी ऐसे हुई थी। फिर वहाँ से निकल के जब खंडवा पोस्टिंग हो गई, अब चूँकि मैं बनाती थी तो एटच खंडवा वाले पिथौरा को जानने लगे। मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था कि हम उसको कुछ करेंगे, है ना। लेकिन फिर 2021 में जब गवर्नमेंट ने जनगण श्याम सम्मान दिया, इसके साथ मुझे 3 लाख रुपए भी मिले थे। ये मेरे लिए मेरे बहुत बड़ा सम्मान था, किसी आर्ट के लिए मिलना। पुलिस का काम तो फिर कर ही रहे थे, लेकिन वो हुआ फिर ना 2021-22 में कोविड के समय थोड़ा सा घर में दिक्कत आई, थोड़ा सा मैं भी डिप्रेशन में गई। तब मुझे इस कलर ने, इस आर्ट ने बहुत रिलैक्स किया। मतलब जिसको बोलते हैं ना आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में इसने मदद की। और मुझे खुद को भी लगा कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो मुझे मिली है। क्या पता ईश्वर ने इसी समय के लिए ये ना शुरुआत की हो, है ना। तो फिर मुझे लगा कि है ना इसने मुझे मेडिटेशन का काम बोलो या डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद की इस पेंटिंग ने। उसके बाद फिर मैंने कलर को नहीं छोड़ा। हाँ, और मुझे एक चीज़ मुझे समझ में आती है, हमारे गुरुजी भी बोलते थे कि बस आपको कुछ करना हो ना तो उस काम की शुरुआत कर दो, उसको ख़त्म तो फिर वो ईश्वर कर देंगे। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो मुझे लगता है कोई भी काम करना चाहो तो बस शुरुआत कर दो, वो ख़त्म तो फिर वो होगा ही होगा। तो मतलब आपकी ये एक आर्ट शुरू से ही आपकी हॉबी थी? शौक से बनाया करती थी, लेकिन बेसिकली अब चूँकि पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी पे होती थी तो हमने उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। फिर ऐसा नहीं कि बनाती थी, लेकिन कैनवास वैनवास पे इतना प्रोफेशनली नहीं आई। घर की दीवारों पे बनाया करती थी, है ना। कहीं थोड़ा बहुत कुछ मिल गया उस पे बना दिया। मतलब घर की वॉल्स पे बनाती थी तो मेरे हस्बैंड तो बोलते थे क्यों सरकार की दीवारें ख़राब करनी है तेरे को। लेकिन शौक था तो करते थे, पर करते करते ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो मतलब जैसे आपने बोला अभी कि आप उस टाइम पे डिप्रेशन का भी शिकार हुए, तो उसी तरीके से अभी भी मतलब कई बच्चे हैं कि आपका तो शायद से आपका कोई पर्सनल रीज़न रहा होगा, बट आजकल ऐसा है कि ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेस हो गए, इंटरव्यू नहीं निकला फिर डिप्रेस हो गए, फेल हो गए डिप्रेस हो गए, और सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सुसाइड्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो उसका पे क्या कहना? उसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ है ना उसको भी फेस करो, है ना। जैसे मैं अपना बताऊँ ना, मेरा तो पर्सनल रीज़न था और वो जीवन का बहुत बड़ा है ना एक वो था। तो ऐसे थोड़ा सा डिप्रेशन में जरूर है, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि ना हम साला सुसाइड कर लें, है ना। ये चीज़ हमारे अंदर आ ही नहीं। बस वो चीज़ था कि ये प्रॉब्लम जो है ना इसको फेस करके हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा निकल के आने में, लेकिन निकले, ठीक है। तो मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगी कि लाइफ की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उनके पास सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है। इसलिए आप एग्ज़ाम में, मैं बोलूँ ना, सक्सेस को तो सब लोग एंजॉय करते हैं। कभी कभी जब आप अनसक्सेस होते, फेल होते हो ना, तो उसको एडजस्ट और उसके साथ ही जीना भी सीखो, है ना। एक बात, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। जैसे मेरा लाइफ का ये हुआ था कि मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। मेरे को उसी को एडजस्ट करना था, उसी के साथ, उसी पार्ट के साथ में। तो मैं कुछ नहीं किया, बस उसी अपने उस चीज़ के साथ मैं वहीं की वहीं रुक गई। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, आप रुक जाओ, कुछ समय के साथ निकल जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम अपने आप फिर आपको कम लगने लगेगी, धीरे 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 धीरे। पर उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको टाइम आपको किल करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे बच्चों को बोलती हूँ, चाहे मैं बोलूँ एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, चाहे आपका है ना कोई ब्रेकअप हो जाए, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है ना। मैं बोलूँ आपको कोई चोट भी लगती है तो पहले दिन लगेगी तो बहुत पेन होगा, लेकिन दूसरे दिन लगेगी, तीसरे दिन लगेगी, चौथे दिन लगेगी, क्या है यार इस चीज़ के लिए हम इतना परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो समय हर चीज़ को हील करता है। तो इसलिए, और थोड़ा सा है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उससे लड़ने का जज्बा जाना नहीं चाहिए,
है ना। हमारे अंदर कोई भी आए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना, तो हमारे अंदर बस ये हो कि हम इसको फाइट करके हम इससे बाहर निकलेंगे। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आएगी ना, तो हम 100% लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फेस कर पाएंगे। बट मैम लेकिन एक ये भी पॉइंट है कि अपन ये जो जनरेशन है तो फिर पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत हाँ। ज़्यादा कमी है। तो इम्पेशेंट की अब ये हो गया, ये खराब हो गया, इसको जल्दी ठीक कैसे करूं, और ठीक हो नहीं रहा तो फिर 2 चीज़ें साईं बाबा बोला करते थे, श्रद्धा और सबूरी। उनके ना 2 पेटेंट चीज़ें थी कि आप तो एक तो अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा आप ईश्वर पे छोड़ दो, और दूसरा सबूरी मतलब सब्र करना, है ना। तो पेशेंस लाइफ में आप ले आओ, जो कि हमारी आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं ना, इंस्टेंट मैगी बनाते हैं ना, उनको ये लग चाहिए, उनको सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए। तो अगर हमको इंस्टेंस कुछ चाहिए तो आपको तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी, है ना। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ था क्योंकि मेरी 9th से तैयारी थी, है ना। लोग आजकल ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते हैं कि अब हमको करना क्या है, ठीक है। तो इतना आपको ना तैयारी करनी पड़ेगी एक चीज़, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई चीज़ अगर अच्छी बननी है तो अच्छे से तपना पड़ेगा और थोड़ा सा समय मांगेगी। तो आज के जो हमारे यंग लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, तो उनके दिमाग में एक ये रहता है कि या तो मैं यूनिफॉर्म ले लूँ, सैलरी उठा लूँ, या फिर मैं अपना पैशन फॉलो कर लूँ। आप एक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने दोनों चीज़ें करी। आपने अपना पैशन भी नहीं छोड़ा, आपने अपनी ड्यूटी भी नहीं छोड़ी। तो उनके कंफ्यूजन रहता है ना कि मैं क्या करूँ, क्या चूज़ करूँ, या तो पैशन चूज़ कर लूँ या मैं सैलरी चूज़ कर लूँ। उनके लिए आप क्या कहेंगे? दोनों में मैं ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, है ना। अगर हम है ना सैलरी का यूनिफॉर्म की आप बात करते हो, है ना, तो दिखता बढ़िया अच्छा है, यूनिफॉर्म में बढ़िया गाड़ी के अंदर बैठे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि खाने की थाली आपके सामने रहती है, लेकिन आपके पास खाने का टाइम नहीं होता, ठीक है। कभी कभी होता है कि बीच थाली छोड़ के जाना पड़ा। आप घर से निकले तो आपको पता होगा कि आप है ना घर से निकल गए, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप लौटोगे कब, और लौटोगे कि नहीं लौटोगे ये भी नहीं पता होता कभी। तो कभी कभी ऐसे टास्क भी आते हैं। तो वो एक सैलरी, एक यूनिफॉर्म, वो दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे का पेन है ना, वो सिर्फ पुलिस वाला ही जानता है। एक बात है ना। दूसरा, अगर आप अपनी कोई हॉबी फॉलो करके, कोई पैशन फॉलो करके आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो भैया फिर है ना सचिन तेंदुलकर जितनी मेहनत करनी पड़ेगी क्रिकेट खेलने के लिए, और लता मंगेशकर की तरह इतने है ना रियाज करने पड़ेंगे कि आप लता मंगेशकर बनो, है ना। तो कोई भी चीज़ होती है ना, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मेहनत मांगती है ना। आपका जो जॉब है वो भी आपको मेहनत मांगता है, और आपका कोई पेशेंस है वो भी मेहनत मांगता है। और अगर आप मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड है उसमें आप सक्सेस पाओगे। तो जैसे अगर मैं बोलूँ तो कुछ यंगस्टर्स हैं जिनका चलिए गिटारिस्ट बनना है, तो कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं ना। अब ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैंने कहीं से सुनी थी, पॉडकास्ट में ही सुनी थी, कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहते। बस उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा बच्चा गरीब है या तकलीफ में। उन पेरेंट्स को ही बोलना चाहती हूँ, तुम्हारा बच्चा है सबसे बड़ी बात ये, और वो बना रहे वो बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा है ना जो अपेक्षाएं आपके पेरेंट्स ने आपसे की है, आप अपने बच्चों से नहीं करें, है ना। नंबर 1 चीज़ कि उसके ऊपर, क्योंकि क्या है कि जो माँ बाप का जो प्रेशर होता है, जो सक्सेस का प्रेशर होता है, जो सोसाइटी में उसको बताना होता है कि भैया उसका बच्चा अब्रॉड गया हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट में फलाना काम कर रहा है, ये कंपेयर करना बंद कर दें। आपका बच्चा आपके पास है, स्वस्थ है, सही सलामत है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, वो अगर अपनी खुशी से बिना प्रेशर किए अगर कुछ काम करेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, और जो भी काम करे अच्छा करे। मैंने मेरा फादर बोलते थे झाड़ू भी निकालो तो ऐसे निकालो कि पूछे अड़ोसी पड़ोसी क्या झाड़ू किसने निकाली है, ठीक है। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस ये है कि कितना अच्छे से आप उसको कर सको। एग्जैक्टली। तो बस यही है कि वो आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, वो बस आपको गरीब या दुखी नहीं देखना। हाँ, कि आप खुशी से करो। और मैं बोलूँ ना, अब अभी जो जनरेशन के पास खाने और पीने की समस्या नहीं है ना, उनको है ना ये पता है कि शाम का खाना माँ बाप खिला ही देंगे उनको। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना है ना पहले ज़माने हुआ करता था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पेरेंट्स सुनाते थे कि हमने तो है ना लालटेन में पढ़ाई की है, ठीक है। हमारे समय में वो लालटेन का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारे समय में कभी कभी लाइट जाया करती थी,
तो लाइट जाया करती थी तो हमारा ब्रेक होता था और हमें बड़ी खुशी होती थी लाइट जाती थी तो, कि चलो हटो, है ना, कम से 1-2 घंटे की छुट्टी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब है ना माँ बाप लाइट जाने नहीं देते, जनरेटर लगाते इन्वर्टर लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम बच्चों ने देखी नहीं है। तब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं वैसे वैसे सारी समस्याएं भी बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है। मतलब मैं आपको बताऊँ, जब 198 में जब मैंने पीएससी दिया था, हम लोग 1,20,000 में से 40 लोग निकले थे। अच्छा, 1,20,000 98 में की बात बता रही हूँ मैं, ये है ना जो मेंस का जो फिगर है ये। अब वो संख्या पता नहीं कितनी बड़ी है, ठीक है। छोटा छोटा काम किसी को करना नहीं है, ठीक है, सबको बड़ा ही करना है और आपको इंस्टेंट मनी चाहिए और खूब सारा पैसा चाहिए। तो ये सारी चीज़ों ने कंपटीशन को नो डाउट बहुत बढ़ाया। खेती बाड़ी किसी को करना नहीं है, पहले था कि हाँ स्टेटस डाउन हो जाएगा। पहले बच्चे माँ बाप के ना शॉप वॉप में मदद करके वो भी काम कर लेते थे, तो वो सब चीज़ें अब कंपटीशन में आ गए वो लोग। तो इसलिए कंपटीशन नो डाउट बड़ा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित चलेंगे तो 100% सक्सेस मिलती है। जैसे आपने अभी ये भी बोला कि आजकल ये है कि उनको बस ये तो पता है कि मैं शाम में जाऊंगा, बस घर पे मम्मी मुझे खाना दे देंगी, पापा मुझे दिला देंगे जो भी चाहिए, तो एक कद्र नहीं है। देखो, सबसे पहले तो उनको मोबाइल, उनके खर्चे पाने के लिए उनके मोबाइल में पैसे, है ना। नंबर तीसरी चीज़ है कि कहीं पार्टी करना हो तो बर्थडे पार्टी करना, फटाखे, ये हमारे समय में इतना आसान नहीं था, ठीक है। मतलब आप मम्मी से अगर 10 रुपये भी लेने हैं तो उनके 10 रुपये के चक्कर में पूरे घर के काम करवा लें वो अपने, और हम करते भी थे, ठीक है। हम सिर्फ एक 25-50 पैसे बचेंगे इस चक्कर में हम 1 किलोमीटर दूर किराने का सामान लेने चले जाते थे कि बचेंगे तो जो पैसे बचेंगे ना वो आपके होंगे। इस चक्कर में हम घर के सारे काम कर देते हैं। आजकल सब आप ये देखो कि आजकल के बच्चे अपने लिए भी कुछ लेने, खाने का सामान भी लेने नहीं जाते, वो स्विगी जोमेटो करके वो भी उनको घर चाहिए। तो ये जो, हाँ नो डाउट इनका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को लगता है बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस आइडिया हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। आप बताओ कौन किराया, सब है ना, एक वो ब्लिंकिट आपका चल गया, जोमेटो चल गया, स्विगी चल गया, कौन सी फैसिलिटी आपको दे नहीं रहे। लेकिन जो फैसिलिटी दे रहा है वो तो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके चक्कर में यंग जनरेशन हमारी थोड़ी सी बर्बाद हो रही है। तो इसको मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सोचना चाहिए बच्चों को। एक ये भी है कि जब मेरे जैसे पापा हैं तो फिर वो ये बोलते थे कि मैं अगर मुझे जाना है तो फिर जैसे आपने बोला कि 25 पैसे 30 पैसे बचाने के लिए मेरे दादाजी उन्हें बोल देते थे कि अब तू जा, तू अपने हाथ अपने उस पर, हाँ। तो उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर वो पैदल चल के जाया करते थे। अब रैपिडो है, अब रैपिडो है, अब रैपिडो है, उबर आ गया, ओला आ गया। तो इसलिए ना कष्ट किसी को नहीं करना है। जब तक अपने आप को कष्ट नहीं दोगे ना तब तक आप है ना, बोलते ना सोना तपेगा ना तभी वो सोना बनेगा। तो ये चीज़ है ना रियल लाइफ में भी है कि जब तक आप जलोगे तपोगे नहीं ना तब तक आप कुछ बन नहीं पाओगे। आप लोगों की जो जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स हैं, आपकी जो जनरेशन है, उनको कद्र है क्योंकि आप लोगों ने देखा है, आप लोग तपे हैं, इसलिए उन लोगों को कद्र है। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ना समय के साथ साथ है ना ये समझ बच्चों में आएगी जब वो थोड़े से बड़े होंगे, थोड़ा सा देखेंगे। सब बच्चे ऐसे नहीं होते, मतलब सबको मैं जितनी भी यंग जनरेशन जो होगी ना, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, सब कुछ कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बिजनेस आइडियाज़ कभी सुनती हूँ, जैसे मैं अपने आर्टिस्ट लोगों से मिलती हूँ, छोटे बच्चों को भी देखती हूँ। हमारे समय हमारे टाइम तो सब लोग है ना सब टाइप के आते हैं, है ना, कुछ कुछ और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब वैरायटी के आ रहे हैं। तो मैम आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कई तादाद में बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि कोई प्रिकॉशंस हों ऐसे? हम लोग हालांकि अवेयरनेस करते रहते हैं जो भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन जितना भी साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, अगर आप रेशो निकालोगे ना तो उसमें आपको 50% से ऊपर कंप्लेंट जो लालची लोग होते हैं ना उन्हीं के साथ हो रहा है, जिनको सब कुछ फ्री में चाहिए, इमीडिएट पैसा जिनको बढ़ाना है, तो सारे फ्रॉड उनके साथ में होते हैं। तो एक तो लालच, एक भय और प्रेम। अगर किसी भी फ़ोन कॉल में इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको दिख रही है तो आप वहीं के वहीं रुक जाओ। फ्री में माँ बाप के प्रेम के अलावा कुछ भी चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो फ़ोन कॉल करके आपको तुरंत पैसे बढ़ा देंगे, हो सकता है 1-2 बार आपको बढ़ा के भी दे दें, है ना, तो वो एक मानव प्रवृत्ति है। लालची होना मतलब अंदर का ही गुण है, तो कोई वो मेरे को लगता है कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। एक डर और प्रेम, है ना, जो आदमी अकेला है, किसी ने 2-4 अच्छी बातें कर ली, उसके बाद आपको कहाँ चिपकाएगा आपको पता नहीं,
तो ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आप इस साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। नंबर चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि 1930 अगर बाई चांस आपके साथ कुछ हो भी जाता है, ठीक है, तो 1930 पे आप कंप्लेंट करो। वो आपको SMS के माध्यम से आपकी पूरी डिटेल लेते हैं, पूरे इंसिडेंट की। आपका UPI ID लेंगे, आपका अकाउंट नंबर लेंगे, जिससे ट्रांजेक्शन हुआ, वो हुआ, कैसे हुआ, शॉर्ट में आपसे SMS के थ्रू वो जानकारी लेते हैं। तो आप इमीडिएट उनको दे दें। तो आपका अगर आपने 24 आवर्स में अगर गोल्डन टाइम जो हमारा होता है उसमें अगर आपने तत्काल अगर रिपोर्ट कर ली तो आपको बहुत कुछ मदद मिल जाएगी। So this brings us to the last part. Thank you so much, ma'am, for your time and sharing your journey. आपकी जो भी learnings थी वो हमारे साथ share करने के लिए thank you so much. Edmivo is really very happy to have you here today. थैंक यू सो मच। और उन सभी यूथ के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात, अगर बदलाव देखना चाहते हो इस शुरुआत को खुद से करो। स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन कैन शेप अ बेटर सोसाइटी। So lastly, this is Vanshika Sharma signing off for today. See you in the next episode. Until then, like, share and subscribe and be notified for the upcoming videos.